हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो में डील करेंगे शेक्सपियर की एक और कॉमेडी एज यू लाइक इट, जो कि बहुत ही बढ़िया कॉमेडी है। इसमें एक ही वीडियो में सारे पॉइंट्स को हम कवर कर लेंगे। सोर्स सेटिंग, सिनॉप्सिस और फीचर्स। आपको कहीं दूसरी जगह से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सिर्फ एक वीडियो से ही सारी चीजें कवर हो जाएंगी। सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट को फीचर्स ऑफ द प्ले के का जो पॉइंट है लास्ट में उसमें रखा गया है। आइए हम देखते हैं प्ले को डील करते हैं। एज यू लाइक इट इज रिटन इन 1599 and was first printed in first folio 1623। 1599 में लिखी जाती है, 1623 में पब्लिश होती है। सोर्स ऑफ द प्ले क्या है? रोजलिंड बाय थॉमस लॉर्ड्स। थॉमस लॉर्ड्स की एक क्रिएशन है रोजलिंड, वहां से लिया गया है। और सेटिंग ऑफ द प्ले डची इन द फ्रांस। कुछ पार्ट इसका डची फ्रांस कुछ एक्शंस परफॉर्म होते हैं और ज्यादा से ज्यादा एक्शन, द मोस्ट ऑफ द एक्शन टेक्स प्लेस इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डेन। फॉरेस्ट ऑफ आर्डेन में ज्यादा से ज्यादा एक्शन परफॉर्म किए जाते हैं। कैरेक्टर्स हैं ड्यूक सीनियर, एग्जाइल ड्यूक ऑफ फ्रांस। ये निष्कासित है अपने राज्य से अपने छोटे भाई फ्रेडरिक के द्वारा। फ्रेडरिक ब्रदर ऑफ ड्यूक सीनियर। रोजलिंड एक बेटी है सीनियर की, ड्यूक सीनियर की। और सिलियक बेटी है ड्यूक फ्रेडरिक की, जो कि असरपर ड्यूक है। ऑरलैंडो ओलिवर जैकस, सन ऑफ रोलैंड डिवाइस। रोलैंड डिवाइस के तीन लड़के ऑरलैंडो, ओलिवर और जैकस हैं। एडम्स एंड डेनिस आर सर्वेंट्स ऑफ ओलिवर। ये दोनों ओलिवर के सर्वेंट हैं। चार्ल्स लेस्टर है, टचस्टोन क्लाउन है, लिवी एक कोर्टियर है, जैकस मिलानकोलिक करेक्टर है, फिर एक शेफर्ड है, सिल्वियस एंड कोरिन आर शेफर्ड है, आर्डरी एक कंट्री गर्ल है। अमीन्स हैं लॉर्ड एंड म्यूजिशियन है, विलियम है शूटर ऑफ आर्टरी। आइए का सिनेप्सिस फीचर्स को हम बाद में देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को रखा गया है। आइए फीचर्स के बाद देखते हैं, बिल्कुल हिंदी में सारे कैरेक्टर्स को वहां पर डील कर लेंगे। कहानी की शुरुआत होती है ऑरलैंडो और ओलिवर, जो रोलैंड डी बॉयज के लड़के हैं। रोलैंड डी बॉयज की डेथ हो गई है, अपनी सारी जिम्मेदारी अपने बड़े बेटे ओलिवर को सौंप दिए हैं। ओलिवर ऑरलैंडो और जैकस के सारी संपत्ति को हड़प चुका है, ये किसी को कुछ नहीं देता है और ऑरलैंडो को मारना चाहता है। दोनों में हाथापाई हो रही होती है जब सीन की शुरुआत होती है। इनका जो नौकर है विलियम, ऑरलैंडो का जो नौकर है विलियम, बीच बचाव में आता है, इन दोनों को छुड़ाता है। ऑरलैंडो उससे बताता है कि ओलिवर उसको मारना चाहता है, उसकी सारी संपत्ति को हड़प चुका है। इसी तरह समझा बुझाकर उन दोनों को विलियम के द्वारा अलग किया जाता है। और इसी दरमियान नेक्स्ट डे ये जो असरपर ड्यूक है, ड्यूक फ्रेडरिक, इसके यहाँ एक मैच का आयोजन किया गया है, कुश्ती का आयोजन किया गया है। जो इसके ही जो इसका कोर्टियर है, रेसलर चार्ल्स, बहुत ही पावरफुल रेसलर है। ये जो है इसको किसी ने चैलेंज किया है, ऑरलैंडो जो ओलिवर का भाई है कुश्ती में। तो चार्ल्स आता है, ओलिवर से कहता है कि अपने भाई को रोक लो, कुश्ती से नाम वापस ले ले, नहीं तो ठीक नहीं होगा, वो मर जाएगा। ओलिवर सोचता है, ओलिवर उल्टा उसको और भड़काता है, बताता है कि वो उसके भाई को मार डाले कल की कुश्ती में। देखते मैच का आयोजन होता है, ड्यूक फ्रेडरिक चीफ गेस्ट होते हैं, वहां पर उनकी बेटी सिलिया होती है और उनके बड़े भाई ड्यूक सीनियर की बेटी रोजलिंड होती है। सभी मैच देख रहे होते हैं और अपनी फुर्ती के दम पर ऑरलैंडो जो है चार्ल्स को हरा देता है। ये ड्यूक फ्रेडरिक बहुत खुश होते हैं, ऑरलैंडो को बधाई देते हैं और बधाई देने के बाद जब उनको मालूम चलता है और पूछते हैं तुम किसके लड़के हो, तो बताते हैं हम सन लड़के हैं रोलैंड डी बॉयज के। तो ड्यूक फ्रेडरिक गुस्सा हो जाता है क्योंकि पहले की दुश्मनी है और रोलैंड डी बॉयज से पुरानी दुश्मनी है, वो भूला नहीं है। वो गुस्सा हो जाता है और उसको जाने के लिए बोलता है कि अपने दरबार से। उसी दरमियान उसके जाने के बाद रोजलिंड और सिलिया आती है, ऑरलैंडो को बधाई देती है
और रोजलिंड जब ऑरलैंडो को देखती है, उसको पहली नजर में प्यार हो जाता है, ऑरलैंडो को भी प्यार हो जाता है। वो एक चैन देती है, वो कहती है कि इसको संभाल कर रखना। और ऑरलैंडो बहुत शर्मीले स्वभाव का लड़का है, वो जो है उसको प्रपोज नहीं कर पाता है। अब इधर ये जो ओलिवर है अपने भाई ऑरलैंडो को मारना चाहता है, उससे परेशान होकर ये अपने नौकर विलियम के साथ ये फॉरेस्ट आइडन चला जाता है। और ये जो ड्यूक फ्रेडरिक है अपने भाई ड्यूक सीनियर का राज्य हड़प करके उसको निष्कासित कर दिया है। तो ड्यूक सीनियर भी फॉरेस्ट ऑफ आइडन में रहता है, बहुत ही शानदार लाइफ जीता है, पास्टोरल लाइफ जीता है, एकदम शांतिपूर्ण लाइफ जीता है अपने दरबारियों के साथ। क्योंकि इन वहां पर फॉरेस्ट ऑफ आइडन में भी एक दरबार लगा हुआ होता है, इसके सभी वफादार साथी वहां पर होते हैं। अब जब ड्यूक फ्रेडरिक को पता चलता है कि उसकी भतीजी रोजेलिंड उसके दुश्मन रोलैंड डी बॉयज के लड़के ऑरलैंडो से उसका अफेयर चल रहा है, तो उसको गुस्सा आता है। तो वो रोजेलिंड को बुरा भला कहता है आप तुम भी अपने फादर के पास चली जाओ। सिलिया बहुत समझाती है, सिलिया फ्रस्ट्रेट हो जाती है। रोजलिंड और सिलिया बहुत ही क्लोज फ्रेंड है। सिलिया भी रोजलिंड से कहती है कि मैं भी फॉरेस्ट ऑफ आइडन तुम्हारे साथ चलूंगी। ये दोनों फॉरेस्ट ऑफ आइडन की तरफ चल देती हैं। फॉरेस्ट ऑफ आइडन जाती हैं तो ये अपना रूप बदल लेती हैं, डिस्गाइज वेश में आ जाती हैं। रोजलिंड गैनीमेड के रूप में आ जाता है, एक मेल का रूप धारण कर लेता है। सिलिया एलिना नामक एक सेफर्ड बन जाती है। ये पहुंचते हैं जंगल में। इनकी मुलाकात सिल्वियस और कोरिन से होती है, जो कि सेफर्डेस है। इनसे कार्टेज एक लेते हैं, यहाँ पर रहना शुरू कर देते हैं, भेड़ बकरियों को चराना शुरू कर देते हैं। ये सिल्वियस जो है इसको प्यार हुआ रहता है फेबे से, वो भी एक सेफर्डेस है। ये फेबे से इसका प्यार रहता है। लेकिन जब ये गैनीमेड को देखता है, जो कि एक्चुअली रोजलिंड एक लड़की है और एक लड़के के रूप में है इसमें, गैनीमेड के रूप में, तो ये सिल्वियस चाहती है, गैनीमेड से कहती है कि मैं तुमको बहुत पसंद करती हूँ, तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तो रोजलिंड कहती है नहीं, तुम्हारे लिए फेबे सही है, फेबे बहुत अच्छी लड़की है और तुम उससे ही प्यार करो, वो बहुत अच्छा है। तो कहानी आगे बढ़ती है। अब देखिए ड्यूक सीनियर भी फाइव स्टार गार्डन में, उनकी बेटी रोजलिंड भी फाइव स्टार गार्डन में, सिलिया भी फाइव स्टार गार्डन में। इधर ऑरलैंडो अपने नौकर विलियम्स के साथ वो भी फाइव स्टार गार्डन की तरफ चला जाता है ओलिवर के डर से। अब ड्यूक फ्रेडरिक सिलिया को घर पर नहीं पाता है, वो परेशान हो जाता है और वो सोचता है कि ऑरलैंडो जो है रोजलिंड को भगा कर ले गया है, तो उसके साथ साथ सिलिया भी फाइव स्टार गार्डन चली गई है। ओलिवर को बुलाता है, कहता है तुम्हारे पास एक साल का समय है, तुम और हमारी बेटी सिलिया ऑरलैंडो और रोजलिंड को लेकर आओ, नहीं तो तुम्हारी सारी संपत्ति पर कब्जा कर लूंगा मैं। अब ओलिवर भी फाइव स्टार गार्डन जाता है। फाइव स्टार गार्डन जाता है तो ये रास्ते में जब जाता है तो ये एक शेरनी इस पर हमला करने वाली होती है। ऑरलैंडो आता है, इसको बचा लेता है। जब ये बचा रहा होता है तो ओलिवर देख रहा होता है, ये बहुत शर्मिंदा हो अपने किए पर कि हमारा भाई हमारे लिए इतना वफादार है, मैं उसको मारना चाहता था। इसको बचा लेता है। अब ऑरलैंडो अभी भी रोजालिंड के प्यार में पागल है, ये पेड़ों पर उसके लिए कविताएं लिखता है। रोजलिंड जो गायनीमेड के रूप में है उस कविताओं को देखती है और उसको बहुत इम्प्रेस होती है कि कविताएं किसके लिए कौन लिख रहा है। मेरे वो समझ जाती है कि ये जो पोएम्स है मेरे लिए रोजलिंड के द्वारा, ऑरलैंडो के द्वारा लिखी जा रही हैं। ऑरलैंडो जंगल में गायनीमेड और एलिना से मिलता है, जो कि एक्चुअल में गायनीमेड रोजालिंड है और एलिना सिलिया है। वो गायनीमेड से अपनी सारी चीजें बताता है, वो कैसे रोजलिंड से प्यार करता था। रोजलिंड बहुत अंदर ही अंदर इम्प्रेस करती है, वो कहती है कि आप ये मान लो कि मैं ही रोजलिंड हूँ, मुझे समझ कर आप प्यार करो। तो कहानी आगे बढ़ती है। अब इधर ओलिवर और ऑरलैंडो एक दूसरे से क्लोज फ्रेंड हो गए हैं।
तो अब ये और जब ये शेरनी से बचा रहा था तो ओरलैंडो थोड़ा घायल हो गया है। ओलिवर से बोलता है उस कांटे चले जाओ और गैनीमेड से बता दो आज मैं उसके साथ जो एक प्यार का खेल खेल रहे थे। गैनीमेड भी एक लड़का था, वो भी एक लड़का था, आपस में वो दोनों की अंडरस्टैंडिंग थी, एक प्यार प्यार का खेल खेल रहे थे। तो कहता ओलिवर से जाकर कॉटेज में बता दो कि आज ऑरलैंडो नहीं आ पाएगा, वो घायल है। अब वो जाकर बताता है, वहां पर सिलिया को देखता है, ओलिवर को सिलिया से प्यार हो जाता है। अब वो वहां पर बताता है कि ऑरलैंडो घायल है। वहां पर रोजलिंड आ जाती है और ओलिवर आपस में एक दूसरे से वो आकर वहां पर अपनी सिंपैथी व्यक्त करती है। इधर टचस्टोन जो फूल है ये भी रोजलिंड के साथ चला गया था और इसको प्यार हो जाता। ऑड्री एक कंट्री गर्ल है जो विलियम्स से प्यार करती थी, लेकिन टचस्टोन एक प्रतियोगिता रखता है शूटिंग का। कहता है अगर इसमें तुम जीत जाओगे तो ऑड्री तुम्हारी हुई, तो उसमें टचस्टोन जीत जाता है और वो ऑड्री पर अपना अधिकार सिद्ध कर लेता है। और सिल्वियस और फेबे इधर एक दूसरे से प्यार इनका चल ही रहा है। तो इसी समय ऑरलैंडो जो है विलियम्स के साथ रहता है। विलियम्स को भूख लगी रहती है तो ये खाने की तलाश में जाता है। जंगल के बीच में ड्यूक सीनियर का दरबार लगा रहता है, सब खाना खा रहे होते हैं। वहां जाकर बोलता है कि मुझे खाना चाहिए, मुझे भूख लगी है और खाना मुझे ले भी जाना है क्योंकि मेरा नौकर भी भूखा है। तो ड्यूक सीनियर बोलते हैं इतने गुस्से में क्यों हो, तुम बैठो, तुम खाना खा लो और अपने नौकर के लिए खाना तुम ले जाना। उसमें ऑरलैंडो वहां खाना खाता है, अपने नौकर के लिए खाना ले भी आता है, तो वो बहुत इम्प्रेस होता है ड्यूक सीनियर से। इधर मैटर ऑरलैंडो का रोजलिंड जो गैनीमेड है, गैनीमेड ऑरलैंडो से कहता है कि मेरे पास एक जादू है, मैं रोजलिंड को यहाँ पर ला सकती हूँ अपने जादू के द्वारा। तो ऑरलैंडो बहुत खुश होता है, कहता है इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो जो गैनीमेड और एलिना होती हैं वो कॉटेज में जाती हैं, अपना रूप बदल कर आती हैं, सबको सब बता देती हैं। तो वहां पर एक बहुत ही खुशनुमा माहौल हो जाता है। ड्यूक सीनियर भी को पता चलता है कि उनकी बेटी भी 5 स्टार वार्डन में है, तो वो भी आ जाते हैं। तो बहुत ही कहानी एकदम एंडिंग मोड पे बहुत ही खुशनुमा माहौल में खत्म होती है, उसकी एंडिंग होती है। अब यहाँ पर ऑरलैंडो की शादी शादी रोजलिंड से हो जाती है, ओलिवर की शादी सिलियस से हो जाती है। और जैकस यहाँ पर आकर बताता है कि ड्यूक फ्रेडरिक भी 5 स्टार वार्डन की तरफ इसलिए आते हैं, ड्यूक ड्यूक सीनियर को मारने के लिए आ रहा होता है सेना लेकर के, क्योंकि जितने वफादार साथी हैं उसको जो आके जंगल में ज्वाइन कर रहे थे, वो सोच रहा था कि उसके दरबार में कोई वफादार दरबारी या कोर्टियर बच नहीं रहा था। तो वो ड्यूक सीनियर को मारने आ रहा था, तो रास्ते में कुछ हर्मिट मिलते हैं, उस पर जादू से उसके माइंड को चेंज कर देते हैं और वो एक एस्थेटिक लाइफ जीना चाहता है और कहता है कि मैं सारे ड्यूक सीनियर के राज को लौटा दूंगा, मैं एक एस्थेटिक लाइफ जीना चाहता हूँ। तो वहां पर वो भी आ जाता है और वो सभी ड्यूक सीनियर को पता चलता है कि उनकी बेटी की शादी हो रही थी फॉरेस्ट ऑफ आइडन में ऑरलैंडो से। तो वो भी बधाई देने के लिए आ जाते हैं। तो ऑरलैंडो की शादी रोजलिंड से, ओलिवर की शादी सिलिया से, और जो टचस्टोन की शादी है आर्डी से हो जाती है, और फेबी की स्लीवियस से शादी हो जाती है। तो प्ले यहीं पर एकदम खुशनुमा माहौल में खत्म हो जाता है। आई होप स्टोरी आपको समझ में आई होगी। और आइए देखते हैं इसके जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं आप इस प्ले के। फीचर्स ऑफ द प्ले, इट इज अ पास्टोरल कम्युनिटी। एक पास्टोरल कम्युनिटी है क्योंकि एक जंगल में बहुत ही रस्टिक सीन है, आप कह सकते हैं एकदम नेचुरल सराउंडिंग में प्ले परफॉर्म होता है, तो ये पास्टोरल कॉमेडी आप कह सकते हैं। सेटिंग ऑफ द प्ले इज फर्स्ट इन द कोर्ट ऑफ ड्यूक ऑफ डची फ्रांस, सोर्स में ही बताया गया है। देन इन द मोस्ट ऑफ द एक्शन टेक प्लेस 5 स्टार वार्डन। थ्रू दिस प्ले शेक्सपियर immortalized
हिज मदर्स मैरी अर्डेन, मैरी अर्डेन को इमोर्टलाइज करते हैं क्योंकि मैरी अर्डेन जो है इनकी माता थी और इसी फॉरेस्ट ऑफ अर्डेन से मतलब इस प्ले के मोस्ट ऑफ द एक्शन इसी में परफॉर्म कराते हैं, तो एक हिसाब से इमोर्टलाइज कर देते हैं अपनी मदर मैरी अर्डेन को। इन दिस प्ले जैकस इज अ melancholic character who once crying on the slaughter of the deer, डियर के शिकार पर वो एक बार रो देता है। बहुत ही मिलानकुलिक और रस्टिक करेक्टर है इस प्ले का। जैकस स्पीक द फेमस स्पीच ऑफ द सेवन एजेस ऑफ द मैन, यही जैकस है जो मिलानकुलिक करेक्टर है, यही बताता है कि ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, ये दुनिया एक रंगमंच है। ऑल मैन और वीमेन कम्स टू प्ले हिज रोल, मतलब यहाँ पर जो आदमी और पुरुष और स्त्रियां हैं वो अपने अपने रोल को निभाने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर ये बहुत ही फेमस स्पीच बोलता है, ये जीवन के 7 स्टेजेस को बताता है, जीवन के 7 चरणों को बताता है। नेक्स्ट है ड्यूक सीनियर इज अ वेरी नोबल कैरेक्टर एंड व्हेन ड्यूक फ्रेडरिक बेग्स पार्डन टू हिम हिज पार्डन एक्सेप्ट हिम। ड्यूक सीनियर बहुत ही उदार दिल वाला, बहुत ही बड़े दिल वाला व्यक्ति होता है। जब ड्यूक फ्रेडरिक गलती के बाद वहां जंगल में आता है, उसे क्षमा मांगता है, तो तुरंत बिना कुछ सोचे समझे उसको माफ कर देता है। रोजलिंड इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हीरोइन ऑफ द शेक्सपियर्स कॉमेडी, शी इज डिस्गाइज्ड एज गैनीमेड, एक गैनीमेड के रूप में डिस्गाइज फॉर्म में मेल के फॉर्म में होता है। टू हुम फेबे, जो फेबे होता है फॉल्स इन लव बाय मिस्टेक, ये जो फेबे होती है ये जो है गैनीमेड के प्यार में पागल हो जाती है, जबकि ये भी एक स्त्री ही होती है, ये बहुत समझाती है। और रोजलिंड लीव्स द क्रिटिकल सिचुएशन ऑन द एंड थिंक्स दैट टाइम, जो शेक्सपियर की हीरोइन होती है कॉमेडी में वो समय पर सारी चीजें छोड़ देती है, इसीलिए कॉमेडी क्रिएट होती है। वो समय पर छोड़ देती है, वो कहती है समय बताएगा कौन किससे प्यार करता है। टाइम विल जस्टिफाई ऑल थिंग्स, इट हैपेंस एज ड्यूक सीनियर से स्वीट्स आर यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, बहुत ही फेमस लाइन ये भी है। द एपिलॉग ऑफ द प्ले स्पोकन बाय रोजालिंड, एपिलॉग जो होता है इस प्ले का रोजालिंड आके बोलती है। द प्ले इज फुल विथ म्यूजिक एंड सॉन्ग्स लाइक अंडर द ग्रीन ट्री, बहुत ही मतलब म्यूजिक और सॉन्ग से भरा हुआ है। ब्लो ब्लो दाउ विंटर विंड, ये बहुत ही अच्छा सॉन्ग है जो है, ये इस तरह की पूरी सराउंडिंग जो नेचुरल है और इस सॉन्ग से भरा हुआ प्ले है। द टाइटल ऑफ द थॉमस हार्डी नॉवेल अंडर ग्रीनवुड ट्री इज टेकन फ्रॉम हियर, इस प्ले से थॉमस हार्डी अपने एक प्ले है इसकी टाइटल लेते हैं अंडर ग्रीनवुड ट्री, उनकी नॉवेल का नाम ही है अंडर ग्रीनवुड ट्री। At last, the Jacques pronounced the material life. At last, Jacques renounced the material life and adopts the ascetic life. यहाँ पर जैकस मटेरियल लाइफ से अपना मुंह मोड़ लेता है और ascetic लाइफ के रूप में एक जीवन बिताता है। तो प्ले, आई होप प्ले के सारे पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। जो चीजें ना समझ में आए हो आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हैं, शेयर करें, अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को आप प्रेस करके रखें, जिससे नई वीडियो पढ़ते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।